हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है बच्चों कपलिंग रिएक्शन के ऊपर एडवांस के लिए, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन जैसे कि आप जानते ही हैं, ये भी एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कपलिंग रिएक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए देखो, अगर हम कपलिंग रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो कपलिंग रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों। कपलिंग रिएक्शन में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइज, ठीक है ना। इसमें डाइज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइज, ठीक है। आपने 12th क्लास में डाइज पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो डाइज क्या होते हैं, डाइज ऐसे कलर कंपाउंड होते हैं जो फाइबर या क्लॉथ के ऊपर क्या नाम है कलर करने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो डाइज का मतलब होता है बच्चों, डाइज जो वर्ड है ये डाइज का मतलब होता है, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं बच्चों, पक्का रंग, बिल्कुल किसी को रंगना, ठीक है ना। तो ये डाइज ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े वगैरह होते हैं, फाइबर होते हैं, ठीक है, उन पर कलर करने के काम आते हैं। वो कलर फिर क्या होता है बच्चों, वॉशिंग के बाद में छूटता नहीं है, तो पक्का कलर चढ़ाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये कलर कंपाउंड तो होते ही हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। ये कलर कंपाउंड होते हैं, लेकिन आप ये बढ़िया तरीके से समझ जाइए बच्चों कि सभी कलर कंपाउंड आपके डाइज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि एक डाइज और एक कलर कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचान करोगे आपकी कि ये हमारा डाइज है, ये हमारा कलर कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों कि मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया ये आपका ये नाइट्रोबेंजीन ले ली। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये डाइज है या नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है, कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पाएगा कि ये डाइज है या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका कलर तो होता है फिर भी, ठीक है ना। इसका हल्का सा येलो कलर होता है, पेल येलो कलर। क्या होता है बच्चों, इसका पेल येलो कलर होता है, ठीक है। यानी कि एक कलर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक ही है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका डाइज नहीं है, नॉट डाइज, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो ये पहचान करना सीख जाएंगे कि कौन सा कलर कंपाउंड को हम डाइज कहेंगे, कौन से ठीक है ना, कौन से कलर कंपाउंड को हम डाइज कहेंगे, कौन से कलर कंपाउंड को हम डाइज नहीं कहेंगे, ठीक है ना। हर कलर कंपाउंड आपका डाइज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। उसकी पहचान इस वीडियो में आपको सीखनी है, मैकेनिज्म के साथ में कपलिंग रिएक्शन, कैसे दो कंपाउंडों के बीच में कपलिंग रिएक्शन होगी, हमारे सबस्ट्रेट क्या क्या होंगे, ठीक है ना, मीडियम कैसा होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे इसमें, एक तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात, अगर मैं मान लो एक कंपाउंड और यहाँ पे लिख देता हूँ और आपसे कहता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे OH और मैंने लिखा है यहाँ पे देखो NO2 और मैंने लिखा है यहाँ पे NO2। इस कंपाउंड से आप बहुत भली भांति परिचित हैं, इसका नाम है बच्चों पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बताइए पिक्रिक एसिड क्या कोई डाइज है, तो ये डाइज है। क्या ये आपका ये एक डाइज होता है बच्चों, ठीक है ना। इसको मैंने डाइज नहीं कहा, इसको मैंने डाइज कह दिया, ठीक है ना। या फिर अगर मैंने कोई ऐसा कंपाउंड आपको दे दिया बेंजीन, बेंजीन क्या है, ये तो कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो इसका कोई भी कलर नहीं है। तो इस वीडियो में आपको यही पहचान करनी है कि किस कंपाउंड का कलर होगा, कौन सा कंपाउंड कलर वाला होगा, कौन सा कंपाउंड डाइज होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो इसकी पहचान करनी आप सीख जाएंगे कि डाइज क्या होते हैं। तो डाइज शब्द का मतलब समझ गए, डाइज का मतलब होता है पक्का रंग, बिल्कुल जो वॉश करने के बाद में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब डाइज में जो रंग होता है, कलर जो होता है, इसका कलर किस वजह से आता है, ठीक है ना, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कपलिंग रिएक्शन को देखते हैं। कपलिंग रिएक्शन में हमारे बनते हैं क्या बच्चों, डाइज बनेंगे। और डाइज एक कलर कंपाउंड होते हैं, लेकिन सभी कलर कंपाउंड आपके डाइज नहीं होते हैं। जैसे मैंने इसको डाइज कहा, इसको कलर कंपाउंड कहा, ये डाइज नहीं है। तो ये सब हम इस रिएक्शन में सीखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है ना, कि ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है, ठीक है ना, ये जो कपलिंग रिएक्शन है आपकी, ये जो कपलिंग रिएक्शन है हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, ये जो कपलिंग रिएक्शन है आपकी, ये डिपेंड करती है आपकी बच्चों पीएच वैल्यू पे, डिपेंड्स अपॉन द पीएच वैल्यू, ठीक है ना। ये पीएच वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। पीएच वैल्यू इस रिएक्शन को क्या करती है, कपलिंग रिएक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना। पीएच वैल्यू आपकी मतलब पीएच का मतलब ये है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्शन डिपेंड करेगी। पीएच वैल्यू कब, अगर पीएच वैल्यू एल्केलाइन मीडियम की बात करें, ठीक है ना, अगर एल्केलाइन मीडियम की बात करेंगे, जब रिएक्शन एल्केलाइन मीडियम में हम करेंगे इस रिएक्शन को,
ठीक है ना। तो उस समय जो pH वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, जो एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, वो pH वैल्यू होती है बच्चों 9 से लेकर 10 के बीच में। और जब हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करेंगे, ठीक है ना, इस रिएक्शन को क्या करेंगे हम, एसिडिक मीडियम में करेंगे, तो उस समय जो हमारी pH वैल्यू होगी वो लगभग होगी 4 से लेकर 5 के बीच में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो एक मीडियम एल्केलाइन मीडियम में होती है, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही लो एल्केलाइन मीडियम में होगी आपकी, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम भी कैसा होना चाहिए आपका, वीक एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए और ना ही स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सब आपको याद करनी है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि कपलिंग रिएक्शन में क्या बनते हैं, इसमें हम डाइज का फॉर्मेशन सीखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि कपलिंग रिएक्शन किन किन के बीच में होती है। जैसे कपल का मतलब क्या है कि इसमें दो कपल होंगे आपके, ठीक है, किन को मिलाने से जो है कपलिंग रिएक्शन होती है। तो कपलिंग रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है एक बेंजीन डाइजोनियम, आपने पढ़ा होगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। जब भी हम इस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन बच्चों किसके साथ में करते हैं, किसी एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड के साथ करेंगे। मतलब एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों जो बहुत एक्टिव हो, जिसके पास में +R ग्रुप लगे हुए हों, उसके साथ में अगर आप करोगे तो करने के बाद में ये रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में होगी या फिर कैसे मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में होगी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, डाइज मिलेगा। क्या मिलेगा, डाइज मिलेगा। क्लियर हो गए। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों कपलिंग रिएक्शन, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन या साल्ट की रिएक्शन जब किसी एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में करते हैं तो हमें डाइज का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम जो साल्ट होता है वो किसी एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड की पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, ठीक है ना। और अटैक करने के बाद में क्या होता है बच्चों, हमें एक डाइज मिलता है जो कि एक कलर होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो ये आपने एरोमेटिक केमिस्ट्री में बच्चों खूब पढ़ा है, ठीक है ना। देखिए ये होता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये प्लस ये माइनस। इसको हम इस तरह से भी लिखा करते हैं, देखो ऐसे, ये एंड ये इस तरह से भी लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है आपका, ठीक है ना। इस ये और ये कैसे बनता है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ रखा है। देखो एनिलीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन बच्चों, एनिलीन की रिएक्शन, अगर आप NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और कंसनट्रेट HCl के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस से और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में करते हो तो हमें यहाँ पे मिल जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये मिल जाता है, ठीक है ना। एनिलीन से ये बनाया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा, ये जो हमारा NaNO2 है और ये जो कंसनट्रेट HCl है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे नाइट्रस एसिड मिलता है और यहाँ पे निकल जाता है NaCl, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप HNO2 की भी अगर रिएक्शन करोगे तो तब भी आप BDC ही बनाओगे, ठीक है ना। या तो ये लिखा होगा या फिर आपको ये लिखा होगा। और टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, और एनहाइड्रस कंडीशन होती है या आइस कोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्वस मीडियम नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ये एक करैक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें BDC की, ठीक है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना आपने सीख लिया, ठीक है ना। तो ये एनिलीन से बनाया जाता है डाइजो रिएक्शन के द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका बच्चों यही आता है कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने बनाया है, ठीक है ना, BDC, इससे रिलेटेड 2 तरह की प्रॉब्लम आपकी जेई पूछ सकती है, ठीक है ना। 2 तरह की प्रॉब्लम पूछ सकती है BDC से रिलेटेड, ठीक है।
एक इसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुत सारे आपको डायज़ोनियम साल्ट दे दे, और एक इसकी रिएक्टिविटी। इन दोनों के बारे में बच्चों आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो और एडवांस में आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की कपलिंग रिएक्शन पढ़ने से पहले ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी और एक उसकी रिएक्टिविटी। अगर मैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की या सॉल्ट की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ बच्चों, या रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ बीडीसी। देखिए ध्यान से, मान लो कल को मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया कि इसमें बताइए मोस्ट स्टेबल बीडीसी बताइए। एक मेरे पास बच्चों देखो ये है, यहाँ पे बड़े ही बहुत ही ध्यान से इसको चेक करेंगे आप। एक ये है मेरे पास, और एक मेरे पास ये है बच्चों। अभी मैं यहाँ पे ग्रुप लगाऊंगा कुछ, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, लास्ट तक अगर आप इसको देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन आ गया कभी, तो कोई भी आपका क्वेश्चन जेईई एडवांस में छूटेगा नहीं बच्चों। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ये देखिए, ठीक है ना। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है ना, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, स्टेबिलिटी ऑफ बीडीसी। तो इसमें से बताइए आपका मोस्ट स्टेबल बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट क्या होगा। तो देखो मैं बताता हूँ, मोर, इस सेंटेंस को हमेशा याद रखना, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। द मोर इज द रिएक्टिविटी of amine, reactivity of amine which formed डायज़ोनियम सॉल्ट। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। इसे बेंजीन डायज़ोनियम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बच्चों किसके ऊपर, रिएक्टिविटी ऑफ अमाइन, जिससे उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और बच्चों रिएक्टिविटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी ऑफ एमाइन यानी कि एनिलीन, रिएक्टिविटी ऑफ अमाइन यानी कि एनिलीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर बात होगी, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है एनिलीन की, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि जैसे +R हो गया, +H हो गया, +I हो गया। अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं एनिलीन पर, तो उससे बनने वाला जो डायज़ोनियम क्लोराइड होगा आपका क्या होगा, वो स्टेबल होगा। देखो इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का, एनिलीन से। तो एनिलीन जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। यानी कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन जिससे वो बना है। और एनिलीन की रिएक्टिविटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, बोलो, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब उसके पास एनिलीन पे जितने ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। रिएक्टेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। तो इस केस में देखिए आप, यहाँ पर मैं ग्रुप लगा देता हूँ आपका, यहाँ पर मैंने लगा दिया है ऑर्थो पे NO2, और यहाँ पे लगा दिया है मेटा पे NO2, और यहाँ पे लगा दिया है मैंने पैरा पे NO2, और यहाँ लगा दिया है मैंने लास्ट में यहाँ पे CH3। देखिए, या तो आप
इस क्वेश्चन को एनिलीन से आप सोल्व कर सकते हैं, या आप ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ बीडीसी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि जब जितने ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, ठीक है ना। ऐसे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगेंगे उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। बात आ रही है समझ में। बीडीसी के ऊपर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, ऐसा चेक कर सकते हो। और जितने ज़्यादा बीडीसी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगेंगे बच्चों, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो मोस्ट स्टेबल बीडीसी कौन सा है, आपका ये है, क्योंकि ये किससे बना है, ये बना है आपका इससे, देख लीजिए ये इससे ही तो बना है, ये देखिए इससे बना है यहाँ पे HNO2, इससे बना ना। तो अगर एनिलीन ये ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो इसके पास क्या लग रहा है, +H ग्रुप लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसकी रिएक्टिविटी एनिलीन की सबसे ज़्यादा होगी इनकी कंपैरिजन में। क्लियर होगी ना बात में, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा एनिलीन रिएक्टिव होगी उतने ज़्यादा आपका बीडीसी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन आ गया आपका ये वाला, इस तरह से बीडीसी की स्टेबिलिटी पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ पे कि फास्ट फॉर्मेशन ऑफ बीडीसी। आपको मान लो यहाँ पे 4 एनिलीन बच्चों दे दी, उसमें तो आपको ये बताना है कौन सी एनिलीन से आपका जो है बीडीसी का फॉर्मेशन फास्ट होगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NO2 लगा दिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया है आपका NH2, और यहाँ पे Cl लगा दिया है, यहाँ NO2 है ये, और D में हमने यहाँ पे लगा दिया है, देखिए ये हो गया आपका हो गया यहाँ पे आपका लगा दें, यहाँ पे हम लगा दें Cl लगा देते हैं, चलो ठीक है। चलिए तो बताइए मोस्ट रिएक्टिव एनिलीन चेक करनी है आपको, या बीडीसी किससे फास्ट बनेगा। तो आप देखिए रिएक्टिव का मतलब क्या है, फास्ट फॉर्मेशन ऑफ बीडीसी। तो एनिलीन की रिएक्टिविटी चेक कर लो, बेंजीन एनिलीन पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लग रहा है -R, यहाँ पे क्या लग रहा है, खींचने वाला लग रहा है -I, और यहाँ पे क्या लग रहा है -R लग रहा है खींचने वाला। तो ये तो रिएक्टिविटी को कम कर रही है, ये रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो इसी से बीडीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, फास्ट फॉर्मेशन होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव एनिलीन कौन है, ये है आपकी, इसी से फास्ट फॉर्मेशन होगा बीडीसी का, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ समझ चुके, रिएक्टिविटी एनिलीन की रिएक्टिविटी आपको बता दी, और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की आपको स्टेबिलिटी बता दी। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एनिलीन की रिएक्टिविटी के ऊपर, इसी से उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये बात होगी हमारी क्या बच्चों, ये होगी बीडीसी की, पीडीसी से रिलेटेड, ठीक है ना। अब हम कपलिंग रिएक्शन पढ़ते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन मैंने क्या बताया था कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो होता है आपका इस प्रकार से N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है ना। और ये रेजोनेंस के द्वारा 2 फॉर्म में रहता है, ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा, तो ये ऐसा भी रहता है, देखो बीडीसी ध्यान से देखना, यहाँ आ जाएगा N डबल बॉन्ड N+, ये 2 फॉर्म रेजोनेंस में एग्जिस्ट करती हैं, ध्यान रखना। ये इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वो है, ठीक है। देखिए तो अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बीडीसी की कपलिंग रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ में करते हैं बच्चों, बोलो किसके साथ में करेंगे, बोलो ये रहा बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट, ये है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जब हम किसी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ करते हैं जिसके पास जो बहुत एक्टिवेटेड हो, जिस पे कोई कैसा ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, ये मोस्ट एक्टिवेटिव है। और हमेशा बीडीसी कहाँ पर अटैक करता है, पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। और ये रिएक्शन हमारी होती है बच्चों किस में, एसिडिक मीडियम में। किस में होती है ये वाली, एनिलीन के साथ में अगर रिएक्शन करते हो। तो एनसीईआरटी वाली रिएक्शन बता रहा हूँ अभी आपको केवल, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला H क्या होगा आपका, निकल जाएगा बच्चों, और ये इसके साथ में यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे जो बनेगा डाइज वो ये बनेगा इस प्रकार वाला N
डबल बॉन्ड N और ये बनेगा इस तरह से। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये बनेगा, दिस इज ऑरेंज डाइज होता है, ये ऑरेंज डाइज होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो, ये एजो ग्रुप होता है, पैरा अमीनो एजो बेंजीन बोलते हैं इसको, एजो डाइज, पैरा अमीनो एजो डाइज बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन समझ गए ना, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन किसी ऐसे एक्टिवेटेड कंपाउंड के साथ में कराएं, जैसे एनिलीन है, फिनोल है, या और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये हमेशा बीडीसी कहाँ पर अटैक करता है बच्चों, पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। अगर पैरा किसी वजह से ब्लॉक है तो ऑर्थो पर अटैक करा दीजिए आप, ये देखिए N डबल बॉन्ड N ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है ना। ये रहा, ये देखो, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दीजिए, फिनोल के साथ में करा दीजिए, ये रहा, पैरा पर अटैक करेगा, यहाँ से H निकल जाएगा। ये रिएक्शन कैसे मीडियम में होती है बच्चों, बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। पीएच कितना होता है इसका, बोलो, इसका पीएच मैंने आपको बताया था, क्या नाम है, अभी 9 से पीएच होता है आपका लगभग 9, 8 से 9 के करीब मान लीजिए, इतना होता है, ठीक है ना, वीक अल्कलाइन मीडियम में। तो यहाँ से ये निकल जाएगा और जो बनेगा आपका देखिए ये बनेगा बच्चों, ये यहाँ पे इस तरह से आपकी डाइज का फॉर्मेशन होगा। इतनी बातें आप एनसीईआरटी में जानते हो। ये कैसा है बच्चों, ये आपका है येलो, इसे बोलते हैं हम येलो डाइज, ये भी डाइज है आपका, ये भी क्या है आपका बच्चों डाइज है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में क्या है बच्चों, ये एजो कंपाउंड है। वैसे डाइज क्या होते हैं आपके, एजो कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये वाला एजो बॉन्ड होता है, तो डाइज बन रही। मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि ये डाइज है, तो पहचान भी आपको बताऊंगा कि डाइज क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जो कपलिंग रिएक्शन है उसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है आपका, ये किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में हमेशा रिएक्ट करेगा जो एक्टिवेटेड हो, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए, ग्रुप बता रहा हूँ, जो हमेशा +R रखता हो। जैसे OH हो सकता है इस Gp की जगह, OCH3 हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, OC2H5 भी हो सकता है, यहाँ पर NH2 भी हो सकता है बच्चों, NHR भी हो सकता है आपका, और NR2 भी हो सकता है। ये ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई ऐसा ग्रुप होगा जिस पर लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, तो वो ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है मैंने आपको बताया था, ये एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में होगी, और जो यहाँ बनेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, डाइज बोलते हैं, कलर कंपाउंड, जिसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लॉथ या फाइबर को रंगने के काम आता है। और ये जो डाइज के द्वारा जो हम किसी चीज़ को रंगते हैं, फाइबर वगैरह को, वो रंग बहुत ही पक्का होता है, वो वॉश करने के बाद में मतलब आपका जो है हटेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसे डाइज होते हैं ये कलर कंपाउंड, ठीक है ना। अब इस कपलिंग रिएक्शन में आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये पैरा पोजीशन पर अटैक करता है जो एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड होता है आपका, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड, इस कपलिंग रिएक्शन में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, ये आपका काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का, ध्यान रखना। और जो बच्चों आपका एक्टिवेटेड कंपाउंड होता है दूसरा, ठीक है ना, ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम करता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है ना। तो अच्छी कपलिंग रिएक्शन कब होगी, अच्छी कपलिंग रिएक्शन तब होगी जब अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, और जो ये हमारा एक्टिवेटेड कंपाउंड है इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर बात होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे होंगे EWG, तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगेंगे तो ये पॉजिटिव क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर क्या हो जाएगा आपका, बोलो, बढ़ जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है, वास्तव में जो कपलिंग रिएक्शन है एक प्रकार की, ये आपकी एक एरोमेटिक आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसकी रिएक्टिविटी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी, इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगेंगे उतना ही इसकी क्या होगी, बोलो, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफाइल पे जितने बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ना चाहिए, इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ना चाहिए, उतनी ही बढ़िया क्या होगी, इन दोनों की कपलिंग रिएक्शन होगी। ये इनका कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो कपलिंग में समझ गए आप, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए होने चाहिए आपके, ठीक है ना। चलिए तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है ना, पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ डाइजोनियम, ठीक है ना, ये लिख दूं मैं यहाँ पे, डाइजोनियम सॉल्ट, किसके लिए, फॉर कपलिंग रिएक्शन, फॉर कपलिंग रिएक्शन। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप होंगे आपके ये इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ डाइजोनियम कैटायन, ठीक है ना। क्यों, ये ग्रुप लगने से क्या होगा, बोलो, इन ग्रुप के लगने से क्या होगा, ठीक है ना, दीज ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ डाइजोनियम कैटायन, ठीक है। देखिए कैसे, मान लो मेरे पास एक ये डाइजोनियम कैटायन है, ठीक है ना, ये देखिए ये है मेरे पास डाइजोनियम कैटायन, और मैंने इसकी पैरा पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दिया है, ठीक है ना, ये लगा दिया NO। कैसा इफेक्ट होता है इसका, -R, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो अगर बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगेगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, किसके लिए बढ़ जाएगी, बोलो, कपलिंग रिएक्शन के लिए बढ़ जाएगी बच्चों उसकी रिएक्टिविटी, ठीक है ना। कपलिंग रिएक्शन के लिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। कैसे बढ़ेगी, देखो रेजोनेंस आपने पढ़ाई है, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो रेजोनेंस की वजह से ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चों, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे को आने लगेंगे रेजोनेंस की वजह से। तो देखिए ज़रा कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, कंडीशन ऐसी हो जाएगी बच्चों, जैसे ही पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगेगा तो देखिए कहानी क्या होगी, कहानी हो जाएगी कुछ ऐसी, ये देखिए कहानी हो जाएगी कुछ ऐसी। यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये इधर को ट्रांसफ़र हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे ट्रांसफ़र गया है, ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ भी O नेगेटिव और यहाँ भी O नेगेटिव, ये ऊपर ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे प्लस फिर आ जाएगा आपका, ये होगा जी, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये है डाइजोनियम कैटायन, क्या ये आपका डाइजोनियम कैटायन है। इसको ध्यान से देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, बोलो, जो डाइजोनियम कैटायन है, ठीक है ना, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी,
इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेंगे, ठीक है ना, इधर को खींचने से क्या होगा, इसका कैटायन, डायजोनियम जो कैटायन है ना ये, इसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा और, ठीक है ना। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा बच्चों, इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो BDC पे जब भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या लगेंगे आपके, जब भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपके क्या लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप लगेंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी कपलिंग रिएक्शन के लिए। क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं हम, देखिए चलिए देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मोस्ट रिएक्टिव डाइजोनियम सॉल्ट बताना है आपको फॉर कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। ये देखिए कपलिंग रिएक्शन, ए में मेरे पास है ये, बी में यहाँ पे मेरे पास है N ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस, यहाँ मेरे पास है N ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास लग रहा है N CH3 और CH3, ठीक है ना। यहाँ लग रहा है मेरे पास CH3 और C में मेरे पास लग रहा है N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर आ गया प्लस, और यहाँ पर लग रहा है मेरे पास OCH3 और D में मेरे पास है ये। तो इनमें रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए कपलिंग रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। यहाँ लग रहा है मेरे पास NO2। तो मोस्ट रिएक्टिव डाइजोनियम साल्ट कौन है कपलिंग रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसा ग्रुप लग रहा है, ये लोन पेयर है, ये इधर को ट्रांसफ़र करेगा, प्लस R ग्रुप है, तो प्लस R ग्रुप क्या करेगा, रिएक्टिविटी को कम करेगा, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस H की वजह से, तो इसे भी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम करेगा। ये भी क्या है आपका प्लस R ग्रुप है, ये भी रिएक्टिविटी को कम करेगा। ये कैसा ग्रुप है माइनस R, ये रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना। ये पहले बता दिया आपको। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है, D है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर रिएक्टिविटी का लिखना है तो D सबसे पहले आएगा, D के बाद में कौन आएगा आपका, बोलो B आएगा, और B के बाद कौन आएगा आपका, C आएगा, C के बाद कौन आएगा, A आएगा, क्योंकि इसका प्लस R इसकी कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। प्लस R नाइट्रोजन कंटेनिंग वालों का क्या होता है, ज़्यादा होता है ऑक्सीजन वालों से। तो ये होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। क्लियर बात होगी, बहुत बढ़िया। हमेशा ध्यान रखना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, जो रिएक्टिव कंपाउंड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज कहते हैं कपलिंग रिएक्शन में, उसकी पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता है। और अगर किसी वजह से पैरा पोजीशन ब्लॉक होती है तो फिर आप ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करा सकते हो। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखिए आप इसका, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ये है, ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ मैंने लगा दिया NH2 और यहाँ लगा दिया मैंने HO यानी कि OH, और यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, बोलो, यहाँ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, BDC की रिएक्शन करा रहा हूँ। BDC मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, देखो A ये लिख दिया जी, N डबल बॉन्ड N, और ये लिख दिया मैंने Cl, ये हो गया प्लस। क्लियर होगा। तो ये कौन सा पार्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है हमारा, है ना, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, और ये BDC है यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ अटैक करेगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, देखो इसका भी प्लस R लगा हुआ है, ये भी प्लस R लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इस वाले प्लस R के लिए बात करें तो पैरा पे यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले से ब्लॉक है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको 2 नंबर लिख रखे हैं, यहाँ पे एक इसको नंबर 2 लिख दिया, इसको नंबर 3 लिख दिया, ठीक है ना। तो वो एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ रहा है बच्चों कि देखो ये जो BDC है 2 नंबर पर अटैक करेगा या 3 नंबर पर अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा। इस तरह का ऑप्शन जो है आपको बना कर दिया गया था A पे कि ये 2 पे अटैक करेगा, 2 वाली पोजीशन पर अटैक करेगा, या फिर आपका 3 वाली पोजीशन पर अटैक करेगा, या आपका C में किसी पे नहीं करेगा, ठीक है ना, किसी पे भी नहीं करेगा।
या फिर क्या नाम है, दोनों पे करेगा, 2 पे और 3 पे दोनों पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना, या फिर केवल 3 पे अटैक करेगा। इस तरह के ऑप्शन बने हुए थे, तो आपको ये बताना था, ठीक है ना। इसमें बताइए किस में अटैक करेगा। मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसके अनुसार काम करते हो तो ये आपका बेस है, तो बेस के लिए कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम। और ये आपका एसिड OH है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। तो अगर ठीक है ना, कोई भी इसका एनिलीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका कराते हैं हम किस में बच्चों, एसिडिक मीडियम में। और जब फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, कपलिंग कराते हैं, तो इसका कराते हैं हम बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। तो देखो इसके अनुसार तो 3 पे लगेगा और इसके अनुसार किस पे लगेगा, 2 पे लगेगा। यानी कि 2 और 3 दोनों पे ही कपलिंग हो सकता है, ठीक है नहीं। वो डिपेंड करेगा मीडियम कैसा कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तो कहाँ पे करेगा, तो एसिडिक मीडियम में करेगा 3 पे और बेसिक मीडियम में करेगा 2 पर। ये ध्यान रखना आपका, ठीक है ना। और अगर कोई भी मीडियम नहीं है तो फिर किसके अनुसार काम करोगे, जिसका प्लस आर ज़्यादा होगा उसके अनुसार, अगर मीडियम नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। कि मान लो BDC pH वैल्यू 9 से लेकर 10 दे रखा है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि एल्केलाइन मीडियम है, तो एल्केलाइन मीडियम है तो फिर इसके अनुसार काम करेंगे। और अगर pH वैल्यू 4 से लेकर 5 दे रखा है तो फिर BDC कहाँ पर अटैक करेगा, बोलो, फिर BDC अटैक करेगा किस पे, पोजीशन नंबर 3 पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसे भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपकी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए मैकेनिज्म, देखिए इसकी किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है ना, मैकेनिज्म देखिए आप इसकी। देखिए मैकेनिज्म कौन सी पढ़ रहे हैं हम, ये देखिए, ये आपके पास में एक डाइजोनियम सॉल्ट है N, डबल बॉन्ड N, और ये हो गया Cl, लिखा हो सकता है या उसको मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास में, ये है मेरे पास फिनॉल, ये फिनॉल। और मीडियम कैसा होगा, OH माइनस, एल्केलाइन मीडियम। यानी कि pH वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, 8 से लेकर 9 के बीच में होती है, लो pH वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। pH वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए pH वैल्यू, ठीक है ना। लो एल्केलाइन मीडियम होना चाहिए, वीक एल्केलाइन मीडियम कह सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से निकाल के और ये डाइज का फॉर्मेशन ऐसे कर देते हैं। ये देखिए N, डबल बॉन्ड N आ गया, पैरा पोजीशन पर अटैक कर दिया, और ये इस प्रकार से आपका एक येलो कलर का क्या बन जाता है, डाइज बन जाता है, येलो डाई बन जाता है, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, देखो मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों। सबसे पहले क्या होता है कि फिनॉल की जब हम डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये जो एल्केलाइन मीडियम होता है OH माइनस, ये क्या करता है, ये बच्चों यहाँ से इस H को निकाल देता है, ठीक है ना। क्या निकाल देता है, इसको H को निकाल देता है और एक फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, फिनॉक्साइड आयन का, ठीक है ना। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है ना, फिनॉक्साइड आयन में जो ऊपर O नेगेटिव है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, जो +R पावर होता है, वो OH की कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम को सॉल्ट को कहाँ पर अटैक करना, पैरा पर, तो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो O माइनस का क्या होता है, +R होता है केवल, जबकि OH का क्या होता है, +R भी होता है और -I भी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा और ले लेगा भी। तो इसका क्या होता है, O माइनस का +R होता है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहेगा, जिससे पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा बच्चों, जब आप इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की इस फिनॉक्साइड के साथ में होती है, ठीक है ना, ऐसे ये देखिए, ठीक है ना, ये, और यहाँ पे है आपका ये फिनॉक्साइड, देखिए रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा
तो इसको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, इसको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद में देखिए रेजोनेंस की वजह से कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी आपकी, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस, और ये माइनस और प्लस मिलकर डबल बॉन्ड यहाँ का। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ ही रहेगा ये वाला। तो नेगेटिव कहाँ गया आपका, नेगेटिव यहाँ गया, देखो पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। तो अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो अब ये अटैक कर देगा इसके ऊपर, या ये वाला अटैक कर देगा, कैसे समझ लीजिए, यही अटैक करता है इसके ऊपर, ये कर दिया। तो अटैक करने के बाद में क्या बनेगा, देखिए आपके पास में ये बन गया, ठीक है ना। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है, एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे आ गया आपका ये आ गया आपका, ये आ गया। देखिए अब ये जो कंपाउंड था पहले एरोमेटिक था, ठीक है ना, ये कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक था। अब इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है ना। तो ये जो अगला जो स्टेप होता है बच्चों, ये इसका आरडीएस होता है। क्या होता है इसका, आरडीएस, डीप्रोटोनेशन, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से जो है आपका, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा आपका, ये ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा और ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका डाइज का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये फिर यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया। और यहाँ जो है आपका जो वाटर बना है, ठीक है ना, वहाँ से प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे H फिर वापस आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये बन गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड कह सकते हो, या पैरा हाइड्रोक्सी आप क्या बोल सकते हो इसको, एजोडाइज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। येलो कलर होता है इसका, ध्यान रखना कैसा होता है इसका, येलो कलर। तो इसी प्रकार आप मैकेनिज्म किसी की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मैकेनिज्म रहेगी, ठीक है ना। ये एजो कंपाउंड होते हैं और कलर कंपाउंड होते हैं, इन्हीं को डाइज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप एनिलीन से बना सकते हो। एनिलीन वाला जो डाइज होगा वो कैसा होगा आपका बच्चों, वो होगा आपका ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। बीटा नेप्थेनॉल भी होता है एक, बीटा नेप्थेनॉल के साथ भी आप रिएक्शन करके डाइज बना सकते हो, एन डबल बॉन्ड एन, और ये प्लस, और बीटा नेप्थेनॉल का फॉर्मूला होता है आपका ये, देखिए ये हो गया आपका, दिस इज बीटा नेप्थेनॉल OH, ठीक है ना, नेप्थेनॉल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। तो ये अल्फा पोजीशन है और ये क्या है, बीटा है, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। रिएक्शन कैसे मीडियम में होगी, ये OH मीडियम में होगी, ठीक है ना। तो pH कंट्रोल होना चाहिए कपलिंग रिएक्शन में, ठीक है ना। अगर मान लो OH की संख्या आपकी ज़्यादा हो जाएगी बच्चों, तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है ना, हाँ। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जब आप फिनोल के साथ में डाइज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन करते हो तो एल्केलाइन मीडियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप तो एल्केलाइन मीडियम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपने क्या किया, डीप्रोटोनेशन करा दिया वहाँ से, ठीक है ना। डीप्रोटोनेशन कराने का मतलब हो गया कि फिनोल में से फिनोल को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉक्साइड आयन में कराने का मतलब ये हुआ कि उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर उसका बढ़ गया, ठीक है ना। चलिए, और जब एनिलीन के साथ में कराते हैं तो एसिडिक मीडियम में कराते हैं। तो क्यों कराते हैं वो भी अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो, इसको लगा देना आप, तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाएगा आपका बच्चों। यहाँ पे ये इस प्रकार से ये कंपाउंड आपका बनेगा, देखो OH यहीं पे रहेगा और यहाँ पे लग जाएगा N डबल बॉन्ड N इस प्रकार से, और ये बेंजीन रिंग आपकी ऐसे लग जाएगी यहाँ पे। और ये जो आपका डाइज बना है, इसको भी डाइज कहते हैं, ये रेड कलर का होता है। तो ये 3 कलर तो आप याद ही रखिए, बाकी हर डाइज के, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल तो अलग अलग वैरायटी का होता रहेगा बच्चों, कोई भी हो सकता है, NH2 लग जाएगा, OCH3 लग जाएगा, कलर हर किसी का होगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसको याद रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलिए देखिए, एनिलीन के साथ में अगर आप करोगे रिएक्शन
तो एनिलीन के साथ में जब कपलिंग रिएक्शन कराओगे आप, ठीक है ना, ये वाले, यहाँ कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, ये देखिए H+ की मीडियम, ठीक है ना। तो pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, लगभग 4 से लेकर 5 तक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ठीक, एसिडिक मीडियम में इसलिए कराते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बोलो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक कर सकता है बोलो, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं, इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं और फिर ये यहाँ पे अटैक करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए हम H+ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर देगा तो ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो H+ यहाँ पे दे के इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं हम, ठीक है ना, और जिससे क्या होगा फिर ये यहाँ पे पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो H+ इसलिए लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा आपका, मैकेनिज्म आपको पहले ही बता दी, ठीक है ना, इस तरह से ये बन जाएगा आपका। कैसा कलर का डाइज होता है ये बोलो, ये होता है आपका ऑरेंज डाइज, ठीक है। चलिए तो डाइज के बारे में आप सीख चुके हैं बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइज जो होते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूँ बेंजीन, मैंने एक कंपाउंड लिखी यहाँ पे लिखा OH, मैंने एक कंपाउंड लिखा यहाँ पे बच्चों NO2, ठीक है ना, मैंने एक कंपाउंड लिखा यहाँ पे बच्चों NO2 और NO2, ठीक है ना, मैंने एक कंपाउंड लिखा यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखना, वीडियो का लास्ट आ रहा है बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा मैंने NO2, यहाँ लिखा मैंने NO2, यहाँ लिखा मैंने NO2, इस प्रकार से लिख दिया कोई, ठीक है ना। या मान लो मैंने लिख दिया इस प्रकार से कोई OH NO2, ठीक है ना, या मैंने इस तरह से लिख दिया बच्चों कोई कंपाउंड OH NO2 NO2 NO2, ठीक है ना, या मैंने कोई ऐसा कंपाउंड लिख दिया, देखिए ध्यान से देखना, ये देखिए, ठीक है। अगर लगभग ये सारे कंपाउंड जो हैं कलर हैं, कलरफुल होते हैं, केवल 2 को छोड़कर, इसको छोड़कर और इसको छोड़कर, बेंजीन और फिनोल जो है इनका कलर नहीं होता कोई भी, इसका भी येलो कलर होता है हल्का, ये भी येलो कलर का रखता है, ये भी कलर होता है, इसका भी थोड़ा सा, ये भी कलर होता है, ठीक है, ये भी कलर होता है, ये भी कलर होता है। तो अगर कोई भी आपको ऐसे कंपाउंड मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी ऐसे कंपाउंड मिलते हैं, जब आपसे एग्जामिनर ये कहेगा कि बताइए इसमें कौन कौन से डाइज हैं, कौन कौन से आपके डाइज हैं, ठीक है ना, तो डाइज की पहचान कैसे करेंगे आप, अब आपको ये सीखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है बच्चों, डाइज क्या है, जो कलर करने के काम आता है फाइबर पे। डाइज तभी कहते हैं हम जिसमें डाइज में जो कलर आता है वो किस वजह से आता है, वो होता है, एक पार्ट होता है उसका बच्चों क्रोमोफोर। क्या होता है, एक पार्ट होता है हमारा क्रोमोफोर, क्या होता है क्रोमोफोर, और एक पार्ट होता है हमारा ऑक्सोक्रोम, ठीक है ना। ये 2 चीज़ को समझिए, ठीक है। डाइज का मतलब क्या बताया था, पक्का कलर, किसी को कलर करने के काम आएगा ये, और किसका बोलो, फाइबर का। तो डाइज तभी बोलेंगे, डाइज में 2 चीज़ होते हैं, डाइज किससे मिलकर बना होता है कि उसमें 2 ग्रुप होते हैं डाइज में, एक क्रोमोफोर होता है बच्चों, एक ऑक्सोक्रोम होता है, ठीक है ना। जब ये अगर ये दोनों हैं तो तभी वो डाइज होगा, और इन दोनों में से अगर कोई भी एक है तो वो कलर कंपाउंड तो हो सकता है लेकिन वो डाइज नहीं हो सकता। तो अब आपको इन दोनों की पहचान करनी है कि क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए किसी भी डाइज के 2 पार्ट होते हैं आपके, ठीक है जी, एक होता है आपका
अभी बताया था आपको क्रोमोफोर। और एक पार्ट होता है आपका ऑक्सोक्रोम, ठीक है। चलिए ये देखिए, सबसे पहले समझिए क्रोमोफोर को। क्रोमोफोर, ठीक है भाई। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्या होता है, कलर। और फोर्स का मतलब होता है ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप जो कलर क्रिएट करते हैं। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं डाइज में, डाइज का क्रोमोफोर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या डाइज का वो पार्ट, ठीक है ना, या वो ग्रुप, ठीक है ना, या डाइज का वो पार्ट जो रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है ना। कलर, इसी की वजह से कलर आता है, ये कलर को उत्पन्न करता है डाइज में, ठीक है ना। और ये जो होता है आपका, ये लगभग बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम की लैम्बडा वाली जो है एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। अगर इसका काम होता है सनलाइट को या विजिबल लाइट में जब याद रखोगे इसको, तो ये इतनी वेवलेंथ वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको क्या नाम है, वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है कलर को फाइबर के ऊपर। जो कलर फाइबर पे या क्लॉथ पर जो आता है वो इसी की वजह से आता है, ठीक है ना, इसी की वजह से आता है आपका कलर, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है वो आप देख लीजिए। क्रोमोफोम की पहचान क्या होती है, ये कौन से ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखो। देखो जैसे NO2 है, यानी कि ये होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें पाई बॉन्ड होता है। कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें पोलर बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, या फिर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन हो उसमें कंजुगेटिव सिस्टम में, ठीक है, जैसे बीटा कैरोटीन वगैरह होते हैं, ठीक है। या फिर उसमें ये वाली बॉन्डिंग हो, एजो वाली, ये एजो है, ये नाइट्रो है, ये सब ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके ये इस प्रकार के वाले, जैसे या एजोक्सी, ये क्रोमोफोर होते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना, इनको याद रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। या ये वाले, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो ये क्रोमोफोर होते हैं बच्चों डाइज में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये इनका काम क्या होता है, कलर को बनाना। कलर जो आता है इन्हीं की वजह से आता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। चलो दूसरा जो पार्ट होता है इसका बच्चों, वो क्या होता है, ऑक्सोक्रोम। क्या होता है, ऑक्सोक्रोम, ठीक है ना। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं बच्चों, ये जो ऑक्सोक्रोम होते हैं ये क्या होते हैं, ये लगभग 200 नैनोमीटर लैम्बडा की फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ये डाइज में कलर उत्पन्न नहीं करते, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी ऑफ कलर, जो कलर होता है, ठीक है ना, उसको गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है ना। जब डाइज करते हैं हम किसी फाइबर को, क्लॉथ को, तो अगर उसमें ऑक्सोक्रोम नहीं है तो फिर जो कलर है वो गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना। कलर की इंटेंसिटी को ये बढ़ा देता, ये खुद कलर नहीं क्रिएट करता, लेकिन कलर अगर जो पहले से ही आपका क्रोमोफोर की वजह से आ रहा है, ठीक है ना, उसको डार्क कर देगा, ठीक है ना। ये कौन कौन से होते हैं, इनकी पहचान क्या है, जैसे NH2 है आपका, जिन पर लोन पेयर होता है, ठीक है ना। या फिर आपका जैसे ये हो गया O- हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार वाले, ठीक है ना। या OH हो गया बच्चों, OCH3 हो गया, इस प्रकार वाले, ठीक है ना। या SO3H ये, हाँ ठीक है, बस इनको याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। या NHR हो गया, इस प्रकार वाले ग्रुप जो होते हैं ये होते हैं ऑक्सोक्रोम, ठीक है ना। अब आप आसानी से पहचान कर सकते हो। देखो अगर मैं अब आपको कहता हूँ कि इसमें से बताइए ये डाइज है, नहीं ये डाइज नहीं है, ये कलर कंपाउंड है, ये कलर कंपाउंड है बच्चों,
ये कलर कंपाउंड है लेकिन डाइज नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये क्रोमोफोर का है, ये क्रोमोफोर में, ये पहले बता दिया मैंने आपको, देखो लास्ट वाली वीडियो में। लेकिन इसमें ऑक्सोक्रोम वाला जो पार्ट है वो क्या है, नहीं है, तो ये डाइज नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर लगाता हूँ आपको क्या, मैं यहाँ पर लगा दिया मैंने OH, अब बच्चों ये हो गया डाइज। ठीक है ना, देखो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं डाइज का क्रोमोफोर, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्रोमोफोर यानी कि रेस्पॉन्सिबल है कलर की वजह से यही आएगा। ठीक है ना, जब इसको विजिबल लाइट में रखते हैं तो ये क्या नाम है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करता है, फिर कलर को ट्रांसफ़र करता है किसके ऊपर, फाइबर के ऊपर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, ये है ऑक्सोक्रोम। तो जब ये दोनों होंगे तभी वो डाइज कहलाएगा, नहीं तो वो कलर कंपाउंड कहलाएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिया था अब आसानी से आप उसको पहचान कर सकते हो कि कौन सा उसमें डाइज है, कौन सा उसमें कलर है। ठीक है ना, देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी बच्चों, ये OH की बात करूँ, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2। इन दोनों में बताइए कौन सा डाइज है, OH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने आपका, बोलो, या यहाँ पे लगा दूँ मैं, क्या लगा दूँ यहाँ पे, कोई भी लगा दूँ, ठीक है ना, NO2 लगा दिया यहाँ पे, या आप यहाँ पे सॉरी NO2 लगा, OH NO2 सॉरी यहाँ पे लगा दिया मैंने, इसको इस तरह से कर देता हूँ, देखो ये वाला, ये लगा दिया NO2 और यहाँ लगा दिया मैंने ये NO2, ये लगा दिया। तो अब आप ध्यान से देखिए ज़रा, अब आप ध्यान से देखोगे अगर तो पहचान कर सकते हो। लो एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये देखिए NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है, कलर कंपाउंड है, येलो कलर का होता है हल्का। ठीक है ना, ये कलरलेस होता है, फिनोल आप जानते ही हैं। ठीक है ना, लेकिन ये भी डाई नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें क्रोमोफोर तो है लेकिन ऑक्सोक्रोम नहीं है। इसमें देखिए ये OH क्या है, ये ऑक्सोक्रोम है और ये क्या है आपका, क्रोमोफोर में, तो ये सेकंड वाला आपका डाई हो गया। इसमें बात करें तो इसमें क्या है, इसमें दोनों क्रोमोफोम है, ये डाई नहीं है। इसमें केवल क्रोमोफोम है, ये भी डाई नहीं है। क्लियर होगी, तो अब आप आसानी से पहचान कर सकते हो, ठीक है ना, कि हर कलर कंपाउंड डाइज नहीं होता। ठीक है ना, डाइज के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं गाइज, हमेशा ध्यान रखेंगे, एक क्रोमोफोम होता है, एक ऑक्सोक्रोम होता है। ठीक है, क्रोमोफोम कौन कौन से ग्रुप होते हैं मैंने आपको बता दिया, ऑक्सोक्रोम कौन कौन से ग्रुप होते हैं मैंने आपको बता दिया। आसानी से उनको याद कर लीजिए, जेई कभी क्वेश्चन पूछेगी तो आप उसको आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है ना, तो ये थी हमारी कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में आपने सीखा किस प्रकार से कपलिंग रिएक्शन होती है। ठीक है ना, उसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी आपने सीखी, उसका फॉर्मेशन आपने सीखा, कपलिंग रिएक्शन पीएच पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, डाइज का फॉर्मेशन देखा, और डाइज किसे कहते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं आपके, ऑक्सोक्रोम और आपका क्रोमोफोम। ठीक है ना, और डाइज के होने के लिए ये दोनों ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, अच्छी वीडियो थी। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए।